Hello friend, this is Pragnesh Suthar from Takshila English School. Welcome to our class SS9. Last video में we have seen फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो कॉजेज़ यानी फैक्टर्स थे वो, और किस तरह से वहाँ पे साउथ अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने अपने ग्रुपिज़म बनाए। आज उससे आगे बढ़ते हैं कि जो सारे फैक्टर थे उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर किस तरह से लीड हुई। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफ़ यू आर टॉकिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 नेशंस हु है जॉइन अलाइड नेशन। अलाइड नेशंस का मीनिंग होता है कि एकजुट होना, वैसे अलाइज का मीनिंग होता है संबंध यानी जुड़ना। तो 24 नेशंस जुड़कर अलाइड नेशंस बनाए, और जिसमें से 4 नेशंस थे जिन्होंने एक्सिस नेशंस को, वैसे तो बर्लिन, रोम और टोक्यो, इन तीनों के मिक्सचर्स को एक्सिस नेशन कहते हैं। तो 4 नेशंस ने सपोर्ट किया एक्सिस नेशन को। इनिशियली जर्मनी मेड नोटवर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप। सबसे पहले शुरुआत में अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो जर्मनी ने काफ़ी सारी विक्ट्रीज यूरोप में हासिल की थी। इट रूइंड द फ्रेंच आर्मी, उन्होंने फ्रांस की आर्मी को ख़त्म कर दिया। इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉय द शिप ऑफ अलाइड नेशन। अब एक्सिस नेशंस की बात करें तो जर्मनी ने ये अलाइड नेशन जो थे उनके काफ़ी सारे शिप जो थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें मैनी सोल्जर एंड सिविलियन डाइड बिकॉज ऑफ द टैंक एंड पॉइजनस गैस। जाहिर सी बात है, उसमें से टैंक होते हैं, पॉइजनस गैस होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स दे हैव डाइड। इन 1917 द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, सो द रशियन विड्रॉ फ्रॉम द वॉर। अब 1917 में, अब वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो 1914 में, एज वी नो दैट। लेकिन 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन चल रहा था, तो रशियन रेवोल्यूशन की वजह से उन्होंने वॉर में जाने से मना कर दिया। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट द टाइम, अब उस वक्त जर्मनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर, उन्होंने किसी भी करके अमेरिका का जो स्टीमर था जिसका नाम था लुसेनिया, उसको ड्रॉन करना, इट मीन्स डुबा देना, जिसके अंदर 147 अमेरिकन सोल्जर जो थे वो मर गए। कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका जॉइन अलाइड नेशंस फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917। उस वक्त एक्चुअली अमेरिका अलाइड नेशन में था, लेकिन उन्होंने भी वॉर ज्वाइन नहीं की थी वर्ल्ड वॉर। लेकिन जैसे ही ये हुआ, जर्मनी ने जैसे उनका ये शिप डुबाया, अमेरिकन स्टीमर डुबाया, और जिसमें ये सब मर गए, तो उसकी वजह से 1917 के अप्रैल के अंदर उन्होंने भी अलाइड नेशंस ज्वाइन किया और वॉर में जुड़ गए। विद दैट द कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सियाम जॉइन अलाइड नेशन, इन्होंने भी अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। थस अलाइड नेशन बिकेम स्ट्रॉन्गर। जाहिर सी बात है, 24 नेशन तो थे ही थे, साथ में अमेरिका ने ज्वाइन किया, इन सब नेशन ने भी अलाइड नेशन ज्वाइन किया, तो अलाइड नेशन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बन गया। जर्मन आर्मी कुड नॉट विस्टैंड विद अमेरिकन ट्रूप, तो जाहिर सी बात है जर्मन की जो आर्मी थी वो अमेरिकन ट्रूप के सामने टिक नहीं पाई। द होल पोजिशन ऑफ द वॉर चेंज। एक तरफ जर्मनी सबसे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब पूरी पोजीशन क्या हुई, चेंज हो गई। बल्गेरिया इन सितंबर 1980, तुर्की एंड ऑस्ट्रिया अक्टूबर 1980 जॉइन द अलाइड नेशन, उन्होंने भी अलाइड नेशन ज्वाइन किया। द जर्मन लीडर कैजर एब्डिक्टेड हिज पोजीशन एंड रन अवे। एब्डिक्टेड यानी छोड़ देना। उस वक्त जर्मनी का लीडर जो था ना, विलियम कैजर, तो कैजर ने जो था क्या किया, अपनी पोजीशन छोड़ के वो भाग गया। जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा अलाइड नेशन के, और 11 नवंबर को उन्होंने सीज़ फायर यानी शांति मंत्रणा ट्रीटी साइन की, और वर्ल्ड वॉर जो थी वो अंत हो गया इस तरह से। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सब चीज़ें हुई। अब जो चीज़ देखने वाले हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। अब जाहिर सी बात है कि भाई वर्ल्ड वॉर हुई तो वर्ल्ड वॉर की बहुत भयानक इफ़ेक्ट भी हुई होगी। तो इफ़ेक्ट क्या हुई, तो सबसे पहली अगर हम बात करें जिसमें, तो इमीडिएट इफेक्ट कौन कौन सी है, तो एक तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हो जिस तरह से, तो जिसमें काफ़ी करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं जाने अनजाने, फोर्स से, तो उसमें मैन और मटेरियल दोनों का नुकसान होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन वॉर। कम से कम 6.5 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1 करोड़ मर गए, 2 करोड़ इंजर्ड हुए, 70 lakhs रेंडर्ड परमानेंट हैंडीकैप्ड, आधे अधूरे लेकिन परमानेंटली।
मोर नंबर ऑफ द पीपल डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मीनिंग होता है भूख से, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग सिर्फ आर्म और एम्यूनेशन ही बना रहे थे, तो खाने पीने के तो मिल ही नहीं रहा था। अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग, एपिडेमिक यानी रोग, किसी भी तरह का डिसीज़ ब्रोक आउट आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद, क्योंकि वॉर्स में जिस तरह से बहुत ही खतरनाक वेपन इस्तेमाल होते हैं तो उसकी जो इफ़ेक्ट होती है उसमें डिसीज़ भी पैदा होते हैं। टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई, और ये पूरी वॉर का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही हाई था। दूसरा जो इफेक्ट जो आया था वो है सोसाइटी यानी समाज के ऊपर, सोशल चेंजेस भी हुए ड्यूरिंग द वॉर। सिंस मेजोरिटी ऑफ द मैन, मेजोरिटी यानी जो वॉर हुई थी तो उसमें जो मेल थे घर के ऑफ ऑल नेशन वर ऑन द वॉर फ्रंट, वॉर फ्रंट यानी कहाँ पे थे, लड़ाई में। तो वुमन शोल्डर द रिस्पॉन्स, शोल्डर करना यानी उनके कंधों पे आना, यानी जो वुमन थी उनके कंधों पर फैमिली की जिम्मेदारी आ गई। दे स्टेप्ड आउट देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड। जाहिर सी बात है अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई घर की, बच्चों की, तो उनको घर से बाहर कमाने के लिए तो निकलना पड़ेगा, तो वो घर से बाहर निकली, वो सक्सेसफुल हुई अलग अलग फील्ड में, जो अलग अलग फील्ड थी उस फील्ड में उनको सक्सेस मिली, दैट इज वी कैन से दैट द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू द मैन एनहेंस्ड। तो जाहिर सी बात है वो बाहर निकली, प्रोफेशनल में ज्वाइन किया, अलग अलग फील्ड में गई, तो उनका कॉन्फिडेंस जो था वो डेवलप्ड हुआ। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी वॉज रेड। तो जाहिर सी बात है वुमन की जो डिमांड थी वो मार्केट में बढ़ी। ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैड रिड्यूस। अब जाहिर सी बात है वॉर चल रही थी तो लोग सिर्फ आर्म्स, एम्यूनेशंस, हथियार ही बनाएंगे, तो बेसिक नेसेसिटी यानी रोटी, कपड़ा और मकान जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी जो चीज़ें थी उसकी प्रोडक्शन क्या हुई, कम हो गई। सो कैसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई समाज में, लाइक स्केर्सिटी यानी अछत, अनएम्प्लॉयमेंट यानी किसी को काम नहीं मिल रहा था, स्टारवेशन यानी भूख मरा, स्ट्राइक्स हुई, लॉकआउट्स हुए, रेज देयर हेड्स, इन सब चीज़ों ने क्या किया समाज के अंदर शुरू हुआ। पीपल सफ़र अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक। लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा, बच्चों की हालत बहुत ही दयनीय हुई थी। तो ये समाज के अंदर जो चेंज आया था वो था। थर्ड इफेक्ट थी द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जून 1990। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन द फ्रंट ऑफ द अलाइड नेशन। जाहिर सी बात है जर्मनी ने सरेंडर किया अलाइड नेशंस के सामने। ब्रॉट टू द एंड ऑफ वॉर, तो वॉर खत्म हुई। देन द अलाइड नेशन अंडर टुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस। ये पीस प्रोसेस, अब जाहिर सी बात है जब लड़ाई हो जाए तो उसके बाद शांति मंत्रणा करनी पड़ती है, पीस प्रोसेस सेट होती है, तो वो पेरिस में हुई थी, जिसके अंदर सम 58 कमीशन वर फॉर्म्ड एंड 145 सेशन वर ऑर्गेनाइज्ड। कम से कम 58 कमीशंस बनाई गई, 145 जितने सेशन हुए। द एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस। अब ये पेरिस के अंदर जो पीस प्रोसेस हुई उसमें जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। वॉज मेड इन अ मिरर पैलेस एट वर्सेल्स। आप देख सकते हो पेरिस में वर्सेल्स करके एक वर्सेल्स जो एरिया है वहाँ पे मिरर पैलेस आया हुआ है, उसमें ये काम हुआ था पीस प्रोसेस का, इसीलिए इसे वर्सेल्स ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ये टर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है व्हाट इज वर्सेल ट्रीटी। थस इट केम टू बी नोन एज अ वर्सेल ट्रीटी, तो इसीलिए उसको वर्सेल ट्रीटी कहा जाता है। देयर वर अ 4 प्रोविजन इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल थे उसमें कम से कम 4, एक रीजियोनल अरेंजमेंट। रीजियोनल का मीनिंग होता है एरिया वाइज अरेंजमेंट करना। फिर रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मेंट, कि जर्मनी के अंदर किसी भी तरह का आर्मामेंट, ट्रूप्स बनेगा नहीं, रिडक्शन हो गया। फिर द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन। तो क्या होगा कि भाई जो लड़ाई हुई तो लड़ाई में खर्चा हुआ, फाइन उसका, और जो जो भी चीज़ें लड़ाई में मिली उस कंट्री में से उसका अरेंजमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और बाकी के अदर प्रोविज़न, ये 4 तरह के जो प्रोविज़न थे उसमें रखे गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट दैट इज कॉल्ड अ क्लेमेंको, एंड इटालियन प्रेसिडेंट्स दैट इज कॉल्ड अ ऑरलैंडो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। तो ये ट्रीटी में इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। जर्मनी वॉज फाउंड अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वॉर
अ वॉर फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी। जर्मनी के ऊपर कम से कम कितने 6.5 बिलियन, याद रखिएगा वर्ल्ड वॉर में कितने लोग इन्वॉल्व थे 6.5 करोड़, और 6.5 बिलियन पाउंड का जो फाइन था वो किसके ऊपर डाला गया, जर्मनी के ऊपर। इट हैड टू गिव अवे द रूल रीजन है फ्रांस में आया हुआ, जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया था ना, तो जो रूल रीजन्स था उनका वो भी उनको दे देना पड़ा। फिर वहाँ पे राइन रिवर आई हुई है, राइन रिवर, सो दैट इज कॉल्ड अ राइन रिवर जो थी उसको उनको इंटरनेशनल सी रूट के तौर पे खुला छोड़ना पड़ा, नहीं तो पहले वो वहाँ से कोई नहीं जाता था जर्मनी के अलावा। द राइन लैंड, राइन रिवर्स के नज़दीक ही आई है राइन रैन रिवर ऑन अ फ्रेंच बॉर्डर, फ्रेंच की बॉर्डर भी है, वॉज डिजॉल्व फ्रॉम बींग अ फोर्ट्रीज एज वेल एज दिस मिनरल। एक्चुअली ये राइन लैंड जो है वो पूरी मिनरल से भरी हुई है, तो उसके ऊपर जो फोर्ट्रीज यानी एक पूरा एरिया बनाया था कवर्ड करके फोर्ट्रीज बनाई थी, तो उसको भी उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, और उसका जो मिनरल रिच रीजन था गिवन टू द फ्रांस फॉर 15 ईयर, तो वो फ्रांस को दिया गया, 15 साल वो वहाँ पे ट्रेड करेंगे और वो उसमें से जो भी मिनरल्स निकलता है उससे आगे बढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वर कन्फेस्टिकेटेड, यानी जितने भी जर्मन की ऑर्गेनाइजेशन थी उनको कन्फेस्टिकेट यानी उनको कब्जे कर लिया गया। फिर अलास्का एंड लॉरेंस वर टू बी रिटर्न टू फ्रांस। अलास्का और लॉरेंस किसके हाथ में थे, जर्मनी के हाथ में, तो उसको फ्रांस को वापस दे दिए गए। बिसाइड दिस जर्मनी वॉज टू गिव द फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉल एंड आयरन एन्युअली। दूसरा प्रोविज़न उसमें ये डाला गया कि भाई जर्मनी जो है वो फ्रांस और दूसरे अलाइड नेशन जो है उनको हर साल आयरन और कॉल जो है उसकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में उनको देगा हर साल एज अ बेनिफिट ऑफ वॉर। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स एंड कंडीशन ऑन गन पॉइंट फोर्सिबली। एक्चुअली ये जर्मनी जाहिर सी बात है उनको एक्चुअली ये बहुत फोर्सफुली साइन करवा गया था कि इतना सारा उनके ऊपर डाला गया, बिकॉज ऑफ विच देयर वॉज अ बिटरनेस एंड डिस्पेरेशंस अमॉन्ग द जर्मन। जाहिर सी बात है इसकी वजह से उनके अंदर भी एक कड़वाहट थी, एक अधीरपना उनके अंदर भी पनप रहा था। कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमिक फेल्ड माइजरेबली, और जर्मनी जो था वो बिल्कुल रुइन हो गया। ये इमीडिएट इफेक्ट थी। अब लास्ट फोर्थ वन है वो लॉन्ग इफेक्ट। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की लॉन्ग इफेक्ट क्या आई, तो अगर हम देखें तो देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन अ साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वॉर। अब जितने भी इस वॉर में जो हार गए थे नेशंस उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और ट्रीटी साइंस करने की वजह से उनके अंदर एक रिवेंज यानी बदले की भावना जो थी वो पनप रही थी। पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश विद दिस ट्रीटी। ये ट्रीटी तो हुई लेकिन इससे शांति एस्टैब्लिश नहीं हो गई, शांति की स्थापना नहीं हुई। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। अब रशिया की बात करें तो एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश किया गया जिसकी वजह से शांति बनी रहे सब जगह पे, लेकिन रशिया को उसमें स्थान नहीं दिया गया था। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन लीग ऑफ नेशन। अब अमेरिका ने तो लीग ऑफ नेशन ज्वाइन ही नहीं किया। दैट इज वाई इट कैन बी सेड दैट द रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो रीज़न था वो रीज़न किस में था, पीस प्रोसेस में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस प्रोसेस हुई वर्सल ट्रीटी में, उसी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज भी बो दिए गए थे क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन था, जाहिर सी बात है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट थी उसकी। अब जो मेन इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है, वो है रशियन रेवोल्यूशन, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा ये। 1917 में पहले ही कहा रशिया इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। रशियन रेवोल्यूशन 1970 is considered to be an important event in world history. The Russian had been oppressed and suppressed by the Tsar. अब ये ज़ार आपको याद रखना है, रशिया के अंदर ज़ारडम कम से कम 300 से 400 साल से यही लोग राज करते थे वहाँ पे, और वहाँ के जो रशियन थे उनको बेचारों को ऑप्रेस्ड यानी उनको एक अलग ही तरह से उनको सप्रेस्ड करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। रशियन ज़ार वो इनहेरिटेड द पोजीशन, इनहेरिटेड करना यानी
सालों से और बरसों से ये लोग एक ही काम करते थे, कहीं ना कहीं क्या करना, इनहेरिटेशंस करने का मीनिंग यही होता है कि भाई कहीं ना कहीं वो लोग उनके साथ इसी तरह से अपने पूर्वज जैसे राज करते थे उसी तरह से वो भी राज करते थे. द रशियन हैड बीन ऑप्रेस्ड, दे वर डिक्टेटर्स एंड एंजॉय द अनकंट्रोल्ड रूल ओवर द पीपल. डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स का मीनिंग क्या होता है? तो हम नॉर्मली अगर मैं डिक्टेटर्स का आपको एटिमोलॉजी का, तो डिक्टेट करना यानी जो बोला गया है वही आपको करना है, तो दैट इज कॉल्ड डिक्टेट. और ऐसे करवाने वाले को क्या कहते हैं? डिक्टेटर्स, जिसे हम कहीं ना कहीं राजाशाही के या तानाशाही कहते हैं. पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. द ज़ार्स वर सो क्रूअल एंड पिटीलेस ऑन द पीपल दैट इफ एनीवन डिमांडेड फॉर एनी राइट्स ही वॉज टॉर्चर्ड. ज़ार इतने क्रूअल थे कि अगर कोई, और पिटीलेस यानी दया बिना के, उनमें ज़रा सी भी दया नहीं थी. तो अगर कोई भी इंसान अपने राइट्स के लिए डिमांड करे तो उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके सप्रेस किया जाता है, उसे सेवियरली पनिश्ड किया जाता है इस तरह से. कंडेम टू बी सेंट टू द बोन चिलिंग एंड डेड कोल्ड साइबेरिया. बोन चिलिंग, एक्चुअली बोन चिलिंग यानी आपकी हड्डियाँ जो है वो चिल्ड होकर टूट जाए, ऐसी ठंडी. साइबेरिया जो है वो इतना ठंडा, इट मीन्स -45-50 डिग्री जहाँ पे रहता है, ऐसी जगह पे आपको डाल दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पे. दिस अनकंट्रोल एंड ऑप्रेसिव ज़ारडम बिकेम द रीज़न फॉर द ग्रीफ, पॉवर्टी एंड सफरिंग अमंग द पीपल. और ज़ारडम की इसी ऑप्रेसिव नेचर की वजह से वहाँ के लोग बेचारे दुखी, गरीब और सफरिंग लोगों में थी. The Russian farmer laborers and peasants were not getting enough income despite working very hard. रशिया के जो फार्मर थे, जो लेबरर थे, जो पीजेंट थे, ये सब उनको इनकम भले ही हार्डवर्क करे लेकिन फिर भी मिलती नहीं थी. दे बिकेम वेरी पुअर. उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन, अब फादर गैपन जो थे उस वक्त, उनके लीडरशिप के अंडर में एक लार्ज रैली निकाली गई जार रेसिडेंस के सामने. इट मीन्स ये जो ऑपरेसर्स थे, जो उनको ऑपरेस्ट कर रहे थे रशियन को, तो फादर गैपन के अंडर में एक लार्ज रैली, इट मीन्स बिना हथियार के, पीस के. विंटर पैलेस नाम था. 22 जनवरी 1905 संडे था. द पीपल वर अनआर्म्ड, ये जितने भी लोग थे इनके हाथों में कोई हथियार नहीं थे. वाइल सम हैड ज़ार्स पिक्चर्स इन हैंड्स विद कैप्शंस लाइक लॉन्ग लीव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया. जबकि कुछ ज़ार्स के पिक्चर्स थे और कुछ में कैप्शन लिखा हुआ था कि भाई हमारा जो रशियंस लॉर्ड है यानी रशिया के भगवान है वो जो है लॉन्ग लिव यानी उनका आयुष्य बढ़े, वो काफ़ी अरसों तक लिव, लॉर्ड लिव. रिटर्न ऑन इट, ज़ार्स आर्मी ओपन फायर ऑन दिस इनोसेंट पीपल. बहुत ही शांति से पीस प्रोसेस से रैली निकाली गई थी, लेकिन ज़ार्स के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इनके ऊपर ओपन फायर शुरू कर दिया. because of which thousands of innocent people died and the snow in a Pittsburgh. और ये पिट्सबर्ग का जो एरिया था जहाँ पे स्नो गिरी थी, जाहिर सी बात है रशिया के अंदर तो स्नो गिरती रहती है, तो ये पिट्सबर्ग का जो एरिया था वहाँ पे सारी जगह पे स्नो गिरी हुई थी. उसके ऊपर काफ़ी सारे इनोसेंट पीपल्स जो थे उनको मार डाला गया. सो वेयर द ज़ार्स पैलेस वॉज सिचुएटेड, पिट्सबर्ग में, टर्न रेड विद द ब्लड. जाहिर सी बात है उनको गोलियां मारी, ओपन फायर किया, तो वो जो स्नो था उसके ऊपर पूरा ब्लड जो था वो फैल गया. और इसीलिए दिस डे इज़ नॉन एज ब्लडी संडे, इसीलिए इसको ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है. तो आपको ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वॉज द रशियन रेवोल्यूशन इज नॉन एज ब्लडी संडे, या तो फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लडी संडे, एक्सप्लेन. तो हिस्ट्री में इसको ब्लडी संडे किसको कहा जाता है? 22 जनवरी 1905 संडे को, क्योंकि इस दिन ये हुआ था. अराउंड दिस टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ द रशियन गॉट प्रोवॉक्ड. इसके साथ साथ ये ऐसा हुआ इसलिए जो रशियन थे वो गॉट प्रोवॉक यानी और ज़्यादा उकसाना, एंड बिकेम अ रेस्टलेस, कि भाई ये हमारे लोगों को इस तरह से ओपन फायर करके कभी भी मार सकते हैं. तो वो रेस्टलेस यानी उनको सहन नहीं हुआ. एंड एज अ वीकनेस ऑफ द ज़ारडम हैड बिकेम ऑब्वियस. और ज़ारडम की जो वीकनेस जो थी वो क्या हुई, दिखाई देने लगी, ऑब्वियस हुई. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मतलब कोई छोटी सी इवेंट हो जाती है तो लोगों को क्या होता है, रियलाइज़ होता है कि भाई ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. इसी तरह से जैसे कि 9th के इंग्लिश में वो चैप्टर है ना, दैट
साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसमें वो इवलिन ग्लैनी जो डीफ होने के बावजूद भी काफ़ी सारा, तो उसको देखकर हमें ऐसा लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है ना कि भाई वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब एक इवेंट बनी थी कि स्मॉल नेशन लाइक जापान हैड डिफीटेड द मैसिव नेशन लाइक रशिया इन रशियन जापान वॉर इन 1904 to 5, 1904 और 5 में रशिया और जापान के बीच में, अब जापान बहुत छोटा सा देश था, फिर भी इतना बड़ा मैसिव रशिया को उन्होंने हराया। तो ये जो थी वो उन्होंने क्या ले लिया, इसको जारडम की वीकनेस दिखाई देने लगी कि भाई रशिया इतना बड़ा, यानी जारडम होते के बावजूद भी जापान ने उसको हरा दिया। तो रशिया के जो दूसरे लोग थे वो प्रोवोक्ड हुए इसको जानकर। इन ऑर्डर टू पेसिफाई द एंग्री रशियन एन अनाउंसमेंट टू कॉल द डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी जो रशियन, जो एंग्री रशियन थे वहाँ के, उनको पेसिफाई यानी उनको शांत करने के लिए डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्चुअली ये डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो हर वक्त ये बुलाया करते थे कि जिसकी वजह से वो उनके साथ बातचीत करे, उनको शांति से समझाए इसके लिए, विच हैड नॉट बीन कॉल्ड फॉर ईयर्स, जो काफ़ी सालों से नहीं बुलाई गई, तो उनको बुलाया गया। इवेंचुअली फॉर सच अ डूमा वर कॉल्ड, बट बिफोर इट कैन टेक स्टेप टू सेटिस्फाई द सिटीजन इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ। लेकिन वो कुछ भी स्टेप ले लोगों को सेटिस्फाई करने, उसके पहले तो उसको भगा दिया गया। 8 मार्च 1917 द ऑप्रेस्ड वर्कर ऑफ पेट्रोगार्ड कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक। पेट्रोगार्ड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज चलती है, तो उन्होंने 8 मार्च को जो ऑप्रेस्ड वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। जार सेंट हिज ट्रूप्स टू सप्रेस दिस इवेंट, इस इवेंट को सप्रेस करने के लिए जार ने अपनी आर्मी भेजी, बट आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल। लेकिन जो आर्मी थी उन्होंने इन लोगों को मारने से रिफ्यूज़ कर दिया। एज द रिजल्ट रेवोल्यूशन बिगेन, तो जाहिर सी बात है एक रेवोल्यूशन शुरू हो गई। आफ्टर द फॉल ऑफ जारडम, जारडम जैसे ही फॉल डाउन हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी इवेंट थी जिसकी वजह से जारडम की जो वीकनेस थी वो शो हो गई, और जारडम जो था वो, जार का जो राज था वो क्या हुआ, फॉल यानी गिर गया। द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ कार्नेस्की लीडर ऑफ मेंशेविक ग्रुप माइनॉरिटी। ये याद रखिएगा, कार्नेस्की लीडर ऑफ मेंशेविक ग्रुप, माइनॉरिटी के ग्रुप का जो लीडर था जिसे मेंशेविक कहते हैं, उसके हाथ में ये पावर आई। एक्सेप्ट फॉर लेनिन एवरीवन इन रशिया वॉज हैप्पी विथ फॉल ऑफ जारडम। जो लेनिन थे उनके अलावा रशिया में सब लोग खुश थे, किसकी वजह से, ये जारडम जो फॉल डाउन हो उसकी वजह से। बट लेनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर एज अ पेट्रोगार्ड प्रोपेगेटेड बाय कार्ल मार्क्स। अब लेनिन जो थे वो किसको इम्पोर्टेंट मानते थे, वो मानते थे लेबर को, और ये कार्नेस्की लीडर मेंशेविक ग्रुप किसको, माइनॉरिटी को, मेंशेविक फॉर माइनॉरिटी, एंड दिस इज कॉल्ड अ लेबरर किसको, लेनिन को। तो लेनिन फॉर लेबर एंड मेंशेविक फॉर माइनॉरिटी, इसीलिए बोल्शेविक भी कहते हैं इसको। तो कार्ल मार्क्स जो था वो लेबर को प्रोपेगेट करता था। While this Menshevik group believe in the importance of the middle class, as a result, Lenin instigated the Bolshevik against Menshevik in November. और उसकी वजह से Bolshevik, Lenin instigated Bolshevik, यानी लेनिन का जो क्या है फेवर करने वाला Bolshevik, उसने जो अपने ट्रूप का नाम दिया था या तो फिर अपनी एक मुहिम चलाई थी वो, और मेंशेविक, इन दोनों के बीच में एक क्या हुआ, ओपिनियन पॉल बना। 1917 declared the final resolutions and got the reign in the hand, and this came to be known as a socialist Bolshevik revolution। और इस तरह से किसकी, कार्ल मार्क्स यानी बोल्शेविक यानी लेबर के हाथ में सोशलिस्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो थी वो हाथ आई। थस 300 साल से जो जारडम राज कर रहा था, पहली बार आज रशिया बिना जार के चलेगा। अब जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक्स है वो है लीग ऑफ नेशन, एफर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद वर्ल्ड पीस यानी दुनिया में शांति बरकरार रखने के लिए कुछ तो करना पड़े, इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ द वर्ल्ड पीस टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, एंड फॉर दिस अ नीड फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट। So it became necessary to think actively and immediately about the world peace। जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पीस के बारे में सोचना बहुत ही अनिवार्य हो गया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन
हैड अ कंट्रीब्यूटेड, जिस तरह से आप जानते हो, सब्सटेंशियली इन द एस्टेब्लिश ऑफ द लीग ऑफ नेशन। उन्होंने 14 पॉइंट सजेस्टेड बाय द वुड्रो विल्सन, उन्होंने इसमें 14 पॉइंट सजेस्ट किए थे, प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस 10 जनवरी 1920 एंड द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड। अब ये लीग ऑफ नेशन जो था उसके एम क्या क्या थे, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहला एम था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लीग ऑफ नेशंस का काम था कि इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय वे में जितने भी देश हैं जुड़े हुए उनको पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। एवरी नेशंस टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हर एक नेशन दूसरे नेशंस का मान सम्मान रखेगा। गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, यानी कोई भी वॉर की जो पॉलिसी वो नहीं अपनाएगा, उसे छोड़ देगा। डेवलप द इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो डेवलप करने थे। 5वां था टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू द नेगोटिएशंस एंड मीडिएशंस। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं एक कंट्री के दूसरी कंट्री, उसको शांति से, निगोटिएशन यानी बातचीत से, और मीडिएशन यानी मध्यस्थ बन के बीच का काम कर कर उसको सॉल्व करना। और इफ़ एनी नेशन इग्नोर द लीग ऑफ नेशंस और इट्स मीडिएशंस इट वुड बी डिक्लेयर एज अ रिबेल। अगर कोई भी नेशन लीग ऑफ नेशंस का मीडिएशंस नहीं मानेगा तो उसे रिबेल घोषित कर दिया जाएगा और उसके सारे राइट्स जो है वो छीन लिए जाते हैं या उसको कोई लीग ऑफ नेशन हेल्प नहीं करेगा। लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश फॉर वर्ल्ड पीस डिड नॉट मैनेज टू कीप द कंट्रोल ओवर द इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ सुपर पावर। एक्चुअली लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश तो हुआ लेकिन वो वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश करने में नाकामयाब रहा, क्योंकि उनका जो कंट्रोल था वो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी थी, सुपर पावर यानी जैसे कि रशिया है, अमेरिका है, ऐसे जो कंट्री थी जो बहुत सुपर पावर में थी, उनके ऊपर उनका कंट्रोल रहा नहीं। और इसीलिए 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन हुई। तो कहीं ना कहीं जो पहले हमने देखा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बिगेन होने का मेन रीज़न भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो पीस प्रोसेस थी उसी में रहा हुआ है। तो ये था चैप्टर हमारा सेकंड। इस चैप्टर्स में हमने देखा फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसी थी, क्या क्या हुआ और उसकी इफ़ेक्ट, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन यानी पीस कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हुआ। तो ये मेन टॉपिक्स जो थे वो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।